हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 10 मार्च। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस हो रहा है द हिंदू का। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रंप और मोदी जी की मीटिंग हुई थी। ठीक है। ये फैब में यहाँ पे हमने प्रॉमिस किया है कि हम लोग यूएस के ऑयल खरीदेंगे और अभी तक जितना परचेज किया है उसका 2 गुना खरीदेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है उसे डिटेल मैनर में समझेंगे हम लोग। देन माधव नेशनल पार्क को 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, उसको समझेंगे डिटेल मैनर में। ठीक है, और टाइगर कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आज के डेट में और क्या स्टेटस है इंडिया का उसे यहाँ पे समझेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पे बहुत हाई लेवल पे आपको इनइक्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे इंप्रूव किया जाएगा, उसे इस एडिटोरियल के मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है टाइगर रिजर्व को लेके। ये 58 टाइगर रिजर्व हाल ही में डिक्लेयर किया गया है माधव नेशनल पार्क को। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? मध्य प्रदेश, एमपी। अब तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं इस न्यूज़ आर्टिकल में। इसे जीएस पेपर 3 से आप कनेक्ट कर सकते हो, कंजर्वेशन। पहला पॉइंट है जो मध्य प्रदेश है, ये 9th टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ जो तेजी से जिन स्टेट्स में टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसमें नंबर 1 पे आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है कर्नाटका। तो नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश विद 71% का पॉपुलेशन इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। उसके पीछे है 64% के साथ आपका महाराष्ट्र। आखिरी में है 29% के साथ कर्नाटका। लोकेशन देख लेते हैं। चंबल रीजन में है इसका लोकेशन, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। इस पिछले साल 2023 में ही टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे 3 टाइगर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसमें से 2 फीमेल थे। टाइगर टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है क्या? इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम टाइगर्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में लोकेट कर रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन की कम है या फिर जिन टाइगर रिजर्व्स में इनकी पॉपुलेशन कम है वहाँ वहाँ प्रॉपर वे में सेटल किया जा सके। और ये जो नेशनल पार्क है, किसी भी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है? आपका टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर करेगा? इसके ऊपर एक बॉडी होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये अप्रूवल देता है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए, आज के डेट में इंडिया के सिवा 13 ऐसे और कंट्रीज है जहाँ पे आपको टाइगर्स देखने के लिए मिलेगा। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रसिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये आखिरी जो 3 कंट्रीज है, IUCN के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन 3 स्टेट्स में टाइगर आज के डेट में ना के बराबर या फिर एक्सटेंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कंबोडिया इंडिया के साथ हेल्प लेके यहाँ पे वापस टाइगर को री इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने कंट्रीज में। अब प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं। IUCN के अकॉर्डिंग ये एंडेंजर्ड है। सिटीज़ के अकॉर्डिंग अपेंडिक्स 1 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 में है। इनको किन किन चीज़ों से खतरा है? पहला तो हैबिटेट लॉस, मतलब फॉरेस्ट कट रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो वो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये भी देखने के लिए मिल रहा है। इलीगल तरीके से इनकी ट्रेडिंग होती है, ये भी प्रॉब्लम्स है। अब इनको बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ या इंटरनेशनल बॉडीज के बॉडीज सब? तो पहला है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हर बार आप सुनते हो, बहुत न्यूज़ में रहता है। इसमें 7 बिग कैट्स हैं, उनमें से एक आपका टाइगर है। फिर आता है आपका TX2। TX2 टाइगर की पॉपुलेशन 2 गुनी करनी है, ये एम लेके चला गया था 2022 तक। फिर आ जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जैसे मैंने अभी आपसे बात किया था कि ये अप्रूवल देता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व बनेगा, कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये किसके अंदर इसको पावर मिलती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको मिला है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था इंडिया में 1973 के अंदर। टाइगर सेंसस कराता है इंडिया हर 4 साल में। अब टाइगर की कहानी इंडिया में देख लेते हैं। पूरे वर्ल्ड का लगभग 75% टाइगर की पॉपुलेशन आपको इंडिया में देखने के लिए मिलती है आज की डेट में। 2022 के ये जो टाइगर सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 3167 टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में देखने के लिए आपको मिलता है आज की डेट में।
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन थे, जैसे कि आज के डेट में आपको टाइगर रिजर्व्स कितने हैं इंडिया में, यहाँ पे 53 है ना, ये कितने हो चुके हैं आज के डेट में, 58। ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, माधव। ये एडिटोरियल बात कर रहा है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो आज के डेट में कितना लो है, उसके पीछे के रीज़न क्या क्या है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल मैनर में बात हो रहा है। इसे जीएस पेपर 1 और 2 से आप कनेक्ट कर सकते हो। सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से आप कनेक्ट कर पाओगे। पहले यहाँ पे बात किया जा रहा है कॉर्नेलिया सोराब जी, ये पहली वुमेन लॉयर थी, 1924 में बनी थी, यानी कि 100 साल हो चुके हैं। उसके बाद से अगर अभी तक देखा जाए तो काफ़ी सारे वुमेन लॉयर्स बने हुए हैं, जो सीनियर एडवोकेट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, कई सारे जज भी बने हैं। बट इन 100 सालों में कुछ चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई है। जैसे इनइक्वालिटी की बात की जा रही है, जो आज के डेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में लगभग आज के डेट में 764 जजेस हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 109 वुमेन जज है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 14.27% वुमेन रिप्रेजेंटेशन आपको हाई कोर्ट में देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा, रीजनल बेसिस पे देखा जाए, मतलब स्टेट वाइज देखा जाए तो कंडीशन और भी खराब है। सिर्फ और सिर्फ 8 ऐसे हाई कोर्ट है जहां पे सिर्फ एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन है जज का। उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे कंडीशंस और भी खराब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भी वुमेन जज नहीं है। इलाहाबाद सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा कोर्ट है आज की डेट में। यहाँ पे 79 जजेस है, इसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ 3 वुमेन जज है, यानी कि 2% का रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है। अब एज बेसिस पे जो कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलता है। जो सीनियरिटी के बेसिस पे आप देखो तो जज बनाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं या फिर चीफ जस्टिस बनते हैं, सीनियरिटी बेसिस पे बनाया जाता है। तो सीनियरिटी तब आएगी ना जब आपको अपर पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा। तो जो अपॉइंटमेंट एज है सीनियर पोस्ट के लिए, वो मैन के लिए तो 51.8 है, बट वहीं पे वुमेन के लिए 53 ईयर्स का है। मतलब अगर ये लेट अपॉइंट होगी तो जो आगे भी जो प्रोसेस होगा वो भी उनके लिए लेट होगा। सपोज करो वो अगर चीफ जस्टिस बन भी गई तो उनको जो सर्व करने का टेन्योर होगा वो काफ़ी कम मिलेगा मैन के कंपैरिजन में। लीडरशिप की बात करें कि यहाँ पे कौन सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो गुजरात की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको आज की डेट में एक वुमेन चीफ जस्टिस मिलने देखने के लिए मिलेगा। कंपेयर किया जाए 25 हाई कोर्ट से, तो सिर्फ और सिर्फ एक आपको गुजरात में देखने के लिए मिल रहा है एक चीफ जस्टिस। अब सुप्रीम कोर्ट का करंट स्टेटस समझिए। आज की डेट में 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जिनमें से एक जस्टिस बेला त्रिवेदी जी, ये रिटायर हो रही है जून 2025 में। उसके बाद कितना रिप्रेजेंटेशन रह जाएगा? एक महिला का। अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम देखिए क्या है। पहला प्रॉब्लम ये है कि 2021 से एक भी वुमेन को अपॉइंट नहीं किया गया है। उसके कंपैरिजन में 28 मेल्स अपॉइंट हो चुके हैं, मतलब 28 के रेशियो में देखा जाए तो 0 है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में। वहीं पे बार काउंसिल ने 75 ईयर से 9 लोगों को, 9 मैन को अपर पोस्ट में सेंड किया है। मतलब बार के पास, बार काउंसिल है, उसके पास एक पावर है जिसके थ्रू वो जो लॉयर्स होते हैं उनको हायर पोस्ट में प्रमोट कर सकते हैं। तो आज तक 75 ईयर्स में इन्होंने 9 लोगों को किया है। उसके कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन को इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है इन 75 ईयर्स में। अब रीज़न की बात करते हैं, क्या क्या रीज़न क्या है इसके पीछे। पहला तो ये बोला जाता है कि देखो जो महिलाएं हैं उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो एक जज बन सके, ठीक है। दूसरा कि उनके पास सीनियरिटी नहीं है, उतनी एक्सपीरियंस नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उनको अपॉइंटमेंट करने का जो एज है 53 कर देते हैं, तो सीनियरिटी अपने आप वो रुकी रहती है। मतलब कि आप इनको टॉप पोस्ट पे ही भेज रहे हो लेट, ठीक है, और वो भी भेज कितना रहे हो, आज की डेट में देख ही रहे हो कि पिछले बार काउंसिल ने पिछले 75 ईयर्स में 9 लोगों को अपॉइंट किया है मैन को, उसके कंपैरिजन में सिर्फ एक वुमेन गई है टॉप मोस्ट पोस्ट पे। ये एक ही एग्जांपल है। अब सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी। तो ये कहते हैं कि देखो, एक तो
पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पे मैं भूल गया कि देखो, और दूसरा रीज़न जो बहुत फनी मेरे को लगा कि कई सारे वुमेन ऐसी है, महिलाएं ऐसी है जो चाहती ही नहीं है कि वो जजशिप में जाए, मतलब वो जज बने। वो अपने से मना कर देती है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने जज नहीं बनना। ठीक है, तो ये रीजन दिए जाते हैं इस इनक्वालिटी के पीछे। फिर ये सेकंड पॉइंट की बात कर रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक पॉइंट है, सिस्टमैटिक इनक्वालिटी आपको इस सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा। कैसे? एक तो जब वुमेन चुन करके आती है तो इनके मेरिट बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा छानबीन किया जाता है अगर मैन के कंपैरिजन में। मतलब एक एक फाइल देखी जाती है कि मेरिटस है कि नहीं, इनकी सीनियरिटी है कि नहीं, मतलब कि कोई छूट नहीं दी जाती है अगर मैन से कंपेयर किया जाए। कॉलेजियम सिस्टम काफ़ी प्रॉब्लम में रहता है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इसमें है ना, आज के डेट में ये मेल डोमिनेटेड है। ठीक है, और पता भी नहीं है कॉलेजियम सिस्टम वर्क कैसे करता है, किसी को नहीं पता आज के डेट में। तो ट्रांसपेरेंसी की कमी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और रही कई कसर गवर्नमेंट पूरी कर देती है। 2020 के बाद से क्या हुआ, 9 वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए कॉलेजियम सिस्टम ने नेम सेंड किया। मतलब कॉलेजियम सिस्टम ने 9 वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, सॉरी हाई कोर्ट के लिए नाम भेजा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को डिसीजन लेना था। तो 2020 से अभी तक 2025 तक इन लोगों ने क्या डिसीजन लिया है, इनमें से 5 नाम हम रिजेक्ट करते हैं, बाकी 4 का क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये लोग वेट कर रहे हैं, एक एज लिमिट के बाद इनको रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर सेलेक्ट भी हुए तो ज़्यादा देर तक ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस इनक्वालिटी को कम करने के लिए? पहला तो बोला जा रहा है कि देखो, एक तो बात क्लियर करो क्या, मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस मेरिट बेसिस पे आप सीनियरिटी लेवल पे है, या फिर आप किस बेसिस पे लोगों को अपॉइंट कर रहे हो या फिर प्रमोशन दे रहे हो, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और ये भी कि आप जब कोई प्रोसेस में रिकमेंड किया गया गवर्नमेंट को नाम, ठीक है, तो एक टाइम बाउंड मैनर में आपको ये बताना है कि कौन सिलेक्टेड है कौन नहीं। उसे रोक के नहीं रखना है 5-5 6-6 साल। फिर बात की जाती है कि देखो, जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है आज की डेट में, इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको सीधे सीधे ना, मतलब होता है ना, ओपनिंग कर देनी चाहिए कि कोई भी आ करके, कोई भी लॉयर आ करके बोल सकता है कि भाई मैं जज बन सकता हूँ, जो भी मेरिट्स है मैंने फुलफ़िल किया है, कोई भी डाउट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी इंटरव्यू हो, कंडक्ट करा लो, मैं फुलफ़िल कर पाऊंगा। तो ये सिर्फ वुमेन के लिए भी हेल्पफुल नहीं होगा, मैन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जो चाहते हैं, जानते हैं कि वो लोग एलिजिबल है, क्वालिफाइड है और वो कर सकते हैं, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छा रहेगा अगर ओपन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर ये इनक्वालिटी को हटाना है तो जो आप कास्ट बेसिस पे, स्टेट बेसिस पे या रिलीजियन बेसिस पे आप वो कोटा देते हैं ना, वैसे ही वुमेन को भी दे दो। मतलब कोर्ट में, ये जजशिप में आप लगभग 33 से 50% उनको कोटा दे दे आज के डेट में। तो इससे क्या होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगा। काफ़ी सुंदर लाइन आखिरी में कोट किया जाता है जस्टिस इंदिरा बनर्जी द्वारा। इन्होंने कहा है कि देखो, वुमेन रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि वुमेन कोई चीफ जस्टिस बन जाती है, सपोज करो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं, तो इसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। या फिर हाई कोर्ट में अगर कोई जज बन जाता है वुमेन, ठीक है, कोई वुमेन जज बन जाती है, तो इसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। इसे सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? सेलिब्रेट तभी करते हो ना कोई चीज़ जो सालों में एक बार होता है, तो इसे नॉर्मल प्रोसेस बना दे कि हाँ, हर साल 3-4 वुमेन आराम से हाई कोर्ट में जा रही है, जज बन रहे हैं, तो इसे नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था। यह आर्टिकल डील कर रहा है कि अभी हाल ही में हमारे पीएम फैब में गए हुए थे यूएस। वहाँ पे हमने ट्रम्प को प्रॉमिस किया कि भाई साहब, हम लोग आपसे आने वाले टाइम पे ऑयल इंपोर्ट कराएंगे। अब यूएस ऑयल की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें? हम लोग तो पहले ही, अभी हाल ही में हमने कतर से भी कई सारे डील साइन किए हैं नेचुरल गैस और ऑयल्स को लेके। ठीक है, रसिया के साथ तो हम लोगों का टाइप चल ही रहा है, डिस्काउंट प्राइस पे हम लोगों को मिल रहा है वहाँ से। तो अब अमेरिका को हम लोग क्यों शामिल कर रहे हैं कि हम लोग आपसे भी परचेज करेंगे? तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बहुत डिटेल मैनर में हमें समझा रहा है। इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट कर सकते हो। इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, चाहे आप बात करो इंपोर्ट या कंज्यूम करने की बात करो ये क्रूड ऑयल को, तो तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग अमेरिका के पास जाते हैं, हमारे पीएम जाते हैं, बोलते हैं कि यार कोई बात नहीं, इतनी बड़ी डिमांड है हम लोगों की और जो साल भर साल इंक्रीज हो रहा है, हम भी आपसे कुछ ऑयल परचेज कर लेंगे। सडनली हमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ट्रम्प आए, इन्होंने बोला
मैं देखता हूँ कि कई सारे कंट्रीज हमसे ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं, यानी कि इंडिया सरप्लस में है ट्रेड में अमेरिका के मामले में। तो उसी को मिनिमाइज करने के लिए और एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया पे ना लगे, तो हमारे पीएम ने बोला कि एक काम करते हैं, जो ऑयल अभी तक आप हमें सप्लाई कर रहे हो, आने वाले टाइम में इसको 2 गुना कर देते हैं, 2x कर देते हैं। ठीक, हैप्पी। साथ ही साथ हम लोगों का भी कुछ पर्सनल रीजन भी थे कि पहला तो ये था कि डाइवर्सिफाई करना है हमें, अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी कुछ कंट्रीज पे है। जैसे कि आज की डेट पे 85% जो क्रूड ऑयल है हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराते हैं। पिछले साल ही ये इंक्रीज होके 87% हो गया। ऑब्वियस ही बात है, डेवलपिंग कंट्री है हम लोग, ऑयल की नीड तो इंक्रीज होती रहेगी। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, रसिया को पैसे की जरूरत थी, उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, तो इसने हमें डिस्काउंट प्राइस पे, काफ़ी अच्छे प्राइस पे ऑयल बेचा इंडिया को। इससे क्या हुआ, 40% जो ऑयल नीड थी वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रसिया फुलफिल कर रहा था। ठीक, बेस्ट पार्ट चल रहा था। हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है पहले से ही, जैसे कि रसिया से ले रहे हैं हम लोग, यूएस है, ब्राज़ील है हमारे पास, कनाडा है, प्लस मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ है। ठीक, सपोज करो कनाडा से वैसे ही बन नहीं रही है, हमने इनसे ऑयल लेना बंद कर दिया, इंपोर्ट कराना बंद कर दिया, भाई हम आपसे डील नहीं करते, हम किसी और कंट्री से कर लेंगे, मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री से कर लेंगे। कल को मिडिल ईस्ट की कहानी हमेशा यही रही है कि डिस्टर्ब रहता है ये रीजन, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं, हमारे पास बाकी ऑप्शन है, रसिया, यूएस, ब्राज़ील है, इनसे हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। तो इस तरीके का डाइवर्सिफाई इंडिया चाहता है कि हम किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ये जो 87% है पिछले साल तक, ये 90 भी हो सकता है आने वाले टाइम पे, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है। तो इतने बड़े डिमांड को हम फुलफिल कर सके एक अच्छे प्राइस पे। ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी एक कंट्री के पास रहेगा और कोई कुछ कंट्रीज़ को हम लोग उदास करके रखेंगे, नाराज़ करके रखेंगे, कल को पता चला अरे ये तो हमारे पास अब आ रहे हैं, क्योंकि सपोज करो मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ये बोलेंगे चलो हायर प्राइस पे हम आपको सेल करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनके साथ हमारा रिलेशंस इंप्रूव रहे। दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब इसमें हमें यूएस हेल्प कर सकता है। यूएस हेल्प कर सकता है कैसे? एक तो इनके पास ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो इसमें इंडिया की हेल्प कर सकते हैं ये लोग। इथेनॉल हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बायोडीजल हो गया, बायोगैस हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारी जो डिमांड है वो आराम से यूएस फुलफिल कर सकता है। साथ ही साथ अमेरिका ने कई चीज़ों में प्रॉमिस भी कर दिया ट्रंप ने कि अच्छा अगर तुम ये बात कर रहे हो कि हमसे आप आने वाले टाइम पे ऑयल परचेज करोगे, 2 गुना बढ़ा दोगे, तो चलो ट्रंप ने खुद होकर बोला कि चलो मैं कुछ चीज़ों में आपकी हेल्प कर दूंगा, जैसे कि इंटरनेशनल एनर्जी एनर्जी एजेंसी में आपका परमानेंट मेंबरशिप दिला दूंगा, फुल मेंबरशिप दिलवा दूंगा आपको। ठीक है, अगर ऐसा फुलफिल हुआ। चलो आपको न्यूक्लियर एनर्जी में कोई हेल्प चाहिए, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के हेल्प से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, इसकी टेक्नोलॉजी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप करके तो देखिए। तो ये सब चीज़ें अमेरिका हमसे प्रॉमिस कर चुका है आने वाले टाइम पे। और जो फ्यूचर रोड मैप है इंडिया के लिए, इंडिया के लिए जो रोड मैप है, जो हम लोगों ने हमेशा सोच रखा है कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे फोकस करें। ठीक है, तो उसमें ये सब चीज़ें जो जो मैंने बताई आपको कि अमेरिका हमारी हेल्प कर सकता है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंसी भी सही नहीं है। तो हम लोगों की जो इथेनॉल नीड है, बायोगैस हो गया, बायोडीजल हो गया, ठीक है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब में अमेरिका हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये था